हमने बच्चे लास्ट टाइम वीबीटी की थी और वीबीटी के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ते हुए हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ हमने इनर डी कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, हाई, सबको क्लियर। एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है ना? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जब हमने ये डिस्कस किया था कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्ट्रांग होता है और कौन सा वीक होता है ना, उसकी एक लिस्ट थी पूरी किया था। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, NiCO4 का बच्चे फटाफट से निकालना शुरू करो। इस क्वेश्चन के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे और इसकी साथ में पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। साथ में ये बताओ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 से आगे होते हुए लास्ट वाले जो हमारे पास आएंगे कितना आएगा? 3d8 4s2 है ना, 4s2 3d8 ये हमारे पास आ गई। अब जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है NiCO, अगर 0 है तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रहेगा। इसका मतलब D के अंदर कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है। और 4p वाले खाली पड़े हैं यहाँ पे, ऐसे ही रहेगा बच्चा, 4p खाली पड़े, 4s और 3d ऐसा है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज कहां से होंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होने ही नहीं है, तो होगा क्या? सिंस कार्बोनाइल ग्रुप जो है हमारे पास, यहाँ जो CO लिगेंड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कार्बन और नाइट्रोजन वाले जितने भी लिगेंड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड वाले होते हैं। और ये क्या करेंगे, इसकी वजह से अब होगा क्या? बैक पेयरिंग होती थी। अब बैक पेयरिंग का मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां इसकी पेयरिंग करा देगा, ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो S वाले में क्या होगा? dp3 तो कुछ बनता नहीं है ना, dp3 तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें एक एक्सेप्शन क्या आता है कि ये S वाले इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन के पहले, मतलब उससे लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से पहले रीफिल होते हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन D के अंदर अकोमोडेट करते हैं। समझ में आई ये बात? तो जो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे S के 2 और D के 8 मिला जुला के, हाइब्रिडाइजेशन में यही होता है ना, इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम इक्वली। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में सारे के सारे D के अंदर ही फुली फिल्ड हो जाते हैं। और अब हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक इसके साथ और इसके साथ, ये sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। क्लियर है? क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या होता है? ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया। डन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो इनर और आउटर वाले का तो हमें दिख ही रहा है, डन है, ये पता चल गया। एक अब और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर कुछ सिंपल अलग तरह का क्वेश्चन आएगा। मान लो यही है NiCN4 2 नेगेटिव। एक बार ये देखो, यहां पे क्या है? NiCN4 2 नेगेटिव, सेम वही निकल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली इसके पहले एक काम करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। CN के ऊपर चार्ज कितना होता है? CN के ऊपर कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो बताओ, -1। अगर इसके ऊपर -1 है तो टोटल कितना निकला? इसका x -4 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चा? +2। निकेल की जब हम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेम यही रहेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा? अब इसमें 3d8 4s0 बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने हैं वो कहां से निकलेंगे? जो हमारे पास D के अंदर कितने थे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जो S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पता है सबको, इलेक्ट्रॉन्स डलते भी पहले S वाले में, निकलते भी पहले S से। उस रूल के अकॉर्डिंगली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने थे S ऑर्बिटल वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो यहां बचा 0। अब हमारे पास क्या है? CN क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो उसके इन्फ्लुएंस में ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, और यहां पर 4p वाला हमारा ऑलरेडी खाली पड़ा ही है। ठीक है, ये 4p, ये 4s और ये 3d।
अब जो CN वाला ग्रुप है वो क्या बनाएगा, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर, और टोटल 4 हो गए। कॉन्फ़िगरेशन क्या आई, DsP2। DsP2 आता है तो कौन सा शेप बनता है, स्क्वायर प्लान। समझ में आया? जब हमारे पास sp3 बना था तो क्या था, ये टेट्राहेड्रल, और अगर DsP2 बनता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर प्लान। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक करेक्टर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, डोसपेंट कॉम्प्लेक्स। डन है बच्चे, समझ में आया सबको ये? ऋतिका बच्चा पक्का? हाँ जी। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चा, इलेक्ट्रॉन जो है, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगली फील्ड थे वो बैक पेयरिंग कर लेते हैं। बैक पेयरिंग हुई तो डी वाला ऑर्बिटल खाली हो गया अपने पास, 2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए थे, तो ये भी खाली था। तो 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट हुआ तो हमारे पास NiCN4 की फॉर्मेशन हो गई है, और यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा आ गया, डायमैग्नेटिक। क्लियर है? एक छोटा सा हमने रिव्यू लिया है, अब जो लास्ट टॉपिक हमने क्लास के अंदर कवर किया था। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चा, जो हमारा इसके बाद वाला टॉपिक है CFT, उससे पहले एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सेप्शंस हैं थोड़े बहुत, और उनके अंदर कलर्स वगैरह के बारे में भी जो बात है वो डिस्कस करते हैं। पहले देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, फॉर द मेटल आयन अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, that is Ti3 positive, V3 positive और Cr3 positive. 2 vacant d orbital are available for octahedral hybridization using 4s and 4p orbital. Sorted है ये तो। अगर किसी के पास Ti3 positive के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 vacant d orbital अवेलेबल हो जाते हैं, D2sp3। D2sp3 के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता होता है। ये हमें इनर d कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है ऑलरेडी। The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. मतलब जहां जहां पर Ti3 पॉजिटिव, V3 पॉजिटिव या Cr3 पॉजिटिव है, इन सब के अंदर जो DsP3 कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन जो बन रही है, उन सब का जो मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। When more than 3d electrons are present, the required pair of 3d orbital for octahedral hybridization are not directly available because of Hund's rule, that is D4 Cr2 positive M3 positive D5 M2 positive F3 positive D6 Fe2 positive और CO3 positive cases a vacant, तो इसमें क्या रहेगा, eases a vacant pair of d orbital results only by pairing of 3d electron which leaves 2 1 and 0 unpaired electron respectively। ये देखो, इसके बारे में हमने बात क्या करी है, इसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ ना जाके अगर मैं सिंपल समझाऊं तो ऐसा होता है। पहला तो ये समझना, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, अगर हमें बैक पेयरिंग करानी है तो ध्यान रखना सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स के अंदर बैक पेयरिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे हैं ही 5 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं तो वो सिर्फ सीधा ही घूम के पहले 2 में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग जो होती है, बैक पेयरिंग होती है, सिर्फ पहले 2 ऑर्बिटल्स को ही खाली करने के लिए होती है, उसके पीछे वालों को खाली नहीं कर सकते हैं। ये d ऑर्बिटल्स की वैसे भी प्रॉपर्टीज में ही रहेगा, ठीक है। जो बैक पेयरिंग होती है तो हमेशा देखना कभी भी D3sp2 कुछ नहीं होता है, D3sp कुछ नहीं होता है, D2sp3 वगैरह है जो, तो सिर्फ यही 2 d ऑर्बिटल ही खाली हम इसके अंदर कर सकते हैं बैक पेयरिंग के लिए, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ क्या, MnCN63 has magnetic moment of 2 unpaired electron while MnCl6 3 negative has paramagnetic for 4 unpaired electron। ये क्यों है भाई, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर Cn के अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग कराएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका पैरामैग्नेटिक हो रहा होगा। लेकिन Cl वाले में क्या होगा, Cl के अंदर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरामैग्नेटिक आएगा। तो ये कुछ ना क्रैम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सबको पता है ये कि बैक पेयरिंग की वजह से अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे किस तरीके से फर्क पड़ता है। क्लियर है बच्चा ये? चलो, इन सब के बाद ये हमारे पास कुछ बच्चा एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में तुम हाइब्रिडाइजेशन और ये सब निकाल सकते हो, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे सारे, हमने ऑलरेडी वैसे काफी कर लिए। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है CFT, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। VBT के बाद इस चैप्टर की सबसे, मतलब इस चैप्टर में से एक बड़ी वेटेज का कोई टॉपिक आता है तो वो CFT आता है, ठीक है।
जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है। मेन तो वीबीटी था। अब सीएफटी में क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्या रहता है? इसके अकॉर्डिंगली क्या है? द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक arises from electrostatic interaction between the metal ions and the ligands. The ligands are treated as point charges. ये क्या है? assumption है। हम ligands को कैसे लेके चल रहे हैं कि वो point charges हैं हमारे पास। तो in case of negative ligands, anions, that is Cl negative, Br negative, Cn negative, the interaction with the metal ions are ion-ion interaction. ion interaction अगर कब है? वो अगर negative ligands है। और अगर लिगेंड्स न्यूट्रल हैं तो उसमें हम क्या कहेंगे? जैसे मॉलिक्यूल NH3H2O CO है तो इंटरेक्शन विद मेटल्स आर कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये सिर्फ नाम रख रहे हैं कि अगर जो मेटल है, मेटल तो होगा हमेशा पॉजिटिव आयन की तरह ट्रीट करेगा। मेटल अगर नेगेटिव लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है, तो वहां पे क्या रहेगा? आयन आयन इंटरेक्शन। अगर जो मेटल है वो लिगेंड न्यूट्रल वाले लिगेंड के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वो डाइपोल क्यों क्रिएट हो रहा होगा? क्योंकि देखो जो हमारे पास लिगेंड होगा जाहिर सी बात है वो है न्यूट्रल, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कुछ ना कुछ वहां पर डाइपोल जरूर क्रिएट हो रहा होगा। तो मेटल आयन और उस डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा उसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वहां पे। फिर आता है इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन all the 5d orbital have same energy and are called degenerated orbital. अब यहां से क्या बात शुरू होती है वो समझना। यहां हमने बात करी है कि इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन, मतलब जब मेटल अकेला है उस वक्त अगर उसके पास डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो डी ऑर्बिटल के अंदर हम सबको पता है कि डी ऑर्बिटल के अंदर टोटल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5। अब पांचों का हमें नाम पता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 थे। हम पांचों को एक ही लाइन में बनाते हैं, जैसे यहां भी बनाते हैं बिल्कुल एक डब्बे में, एग्जैक्टली एक लाइन के अंदर। अगर मैं एनर्जी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करूं इन्हें तो हम ये लेके चलते हैं इन सबकी एनर्जी सेम। तो जब तक कोई बाहर का लिगेंड नहीं आ रहा है, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अकेला मेटल आयन है, तो ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी जनरेटेड का मतलब क्या होता है कि ये अभी सेम एनर्जी लेवल पे है, बिल्कुल एक ही तरीके से असाइन किए हुए, एक ही तरीके से हैं, सबका एनर्जी बिल्कुल पांचों के पांचों का सेम रहता है। डन है? तो जब ये सारों का बाहर के किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना सभी एक एनर्जी लेवल पे, तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि डी जनरेटेड है। इनका नाम हमें, चलो अभी हमने देख ही लिया था। अब है ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। अब क्या हो रहा है? जब लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहा है तो वो जब अपनी फील्ड लेके आएगा, द एनर्जीज ऑफ 5d ऑर्बिटल विल स्प्लिट अप and the conversion of 5d generated d orbitals of metal ion into different sets of orbital having different energies in the presence of electric field of ligand is called crystal field splitting. क्या बात करी हमने? 5 ऑर्बिटल जिन पांचों की एनर्जी सेम थी, वो किसी बाहर से आने वाले लिगेंड के इन्फ्लुएंस में कोई 3 की एनर्जी कम हो गई है और किसी 2 की ज्यादा हो गई। हमने क्या कर दिया? उसको स्प्लिट कर दिए। 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम 3 की ज्यादा, या 3 की कम 2 की ज्यादा, वो डिपेंड करता है किस टाइप की स्प्लिटिंग हुई है। लेकिन ये जो डिवीजन हो गई है 2 ग्रुप्स में, इस फिनोमेना को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कहते हैं। समझ में आई ये बात? सीएफटी का लॉजिक पता चला कि हो क्या रहा है? ठीक है नंदिनी? अब हमारे पास क्या है? इस टाइप से डी ऑर्बिटल फ्री मेटल आयन क्लियरली दिख रहा है। 5 ऑर्बिटल, पांचों के पांचों सेम एनर्जी लेवल। अब एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन दिस स्फेरिकल फील्ड, मतलब क्या हो रहा है? अब जब लिगेंड आएगा ऑब्वियसली वो क्या करेगा? एक्साइटेड कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। इसको समझ रहे हो किस तरीके से? अगर एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मंडरा रहे हैं, अपने अपने ऑर्बिटल की तरीके से घूम रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे, जो एनर्जी लेवल बता रहे हैं सेम डिस्टेंस पे। लेकिन अब जैसे ही लिगेंड आता है तो इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क डालेगा कि नहीं? तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा क्लोज आके घूम जाएंगे, कोई 3 दूर जाके घूमेंगे, है ना? अगर ऐसा हुआ तो किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक तरह से कम हो गया और किन्हीं 3 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ गया कि नहीं? ये तब हुआ जब बाहर से कोई अपनी फील्ड लेकर आया है, उसके इन्फ्लुएंस में
ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पोजेस कर रहे थे, अब वो 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो पहला तो क्या करते हैं, वो बाहर वाली एनर्जी आके इनको एक्साइटेड करती है और उसके बाद उसको ब्रेक कर देती है। और जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे dx² - y² और dz² ऊपर चला गया और dxy dyz dzx ये जो थे ये नीचे रह गए। ऊपर वालों का नाम है Eg, इसको लिख लेना बच्चे साथ में। ऊपर वालों का हमारे पास क्या नाम है, Eg, और नीचे वालों का हमारे पास नाम है T2g। ठीक है, T2g और Eg, ये हमारे पास इन 2 और इन 3 का नाम है। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स थे ये स्प्लिट कर गए हैं एक सर्टेन एनर्जी में। तो अब इनकी देखो एवरेज एनर्जी इतनी ही है, लेकिन वो ब्रेक कैसे किया है, 2/5 ऑफ एनर्जी इतना ये नीचे आए हैं, 3/5 ऑफ डेल्टा नॉट ये टोटल ऊपर चली गई। अगर टोटल एनर्जी डेल्टा नॉट थी तो उस डेल्टा नॉट का 3/5 पार्ट के साथ इतना ऊपर वो उसकी एनर्जी ऊपर गई है और 2/5 के लेवल के हिसाब से इनकी एनर्जी नीचे आई है। तो ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी अभी भी उतनी है मिला जुला के, पांचों की मिला होगी, लेकिन कोई 2 एक्साइटेड हो गए, मतलब ऊपर चले गए ज्यादा एनर्जी लेवल पे, कोई 3 नीचे आ गए। क्लियर बात है बच्चा? ये इस टाइप के स्प्लिटिंग को, इस जिसमें T2g और Eg में जब ब्रेक कर रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऊपर है, इसको हम कहते हैं बच्चा ऑक्टाहेड्रल फील्ड या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर या ऑक्टाहेड्रल फील्ड के इन्फ्लुएंस में ब्रेक करता है। डन है। अगर यही टेट्राहेड्रल में हो जाता तो टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल होता तो 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाते। क्लियर है ये बात? नहीं, अगर यही टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होता तो 3 ऊपर और 2 नीचे आते, ऑक्टाहेड्रल है तो 2 ऊपर और 3 नीचे। यहाँ तक समझ में आ गया? ये क्लियर है स्प्लिटिंग का। अब इसमें फर्दर अगर हम इसको बहुत डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी देखते रहना पहले। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी व्हिच इज गिवन बाय डेल्टा। डेल्टा नॉट हमारे पास क्या है, crystal field splitting energy. It is the energy difference between the 2 sets. It measures the crystal field strength of the ligands. लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लिगेंड की फील्ड ज्यादा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही स्प्लिटिंग ज्यादा होने वाली है। ठीक है, क्या वो देखो, तो वीक फील्ड लिगेंड क्या कराएगा बच्चा, लो स्प्लिटिंग एनर्जी। सुनो ध्यान दो, जो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या कराएगा, लो स्प्लिटिंग एनर्जी और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाई स्प्लिटिंग एनर्जी देगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जितनी ज्यादा लिगेंड की फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स को 2 पार्ट्स में ज्यादा दूर दूर भेज पाएगा कि नहीं। तो जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग रखेगा कोई लिगेंड, उतनी ही ज्यादा मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज को अनइक्वली बहुत ज्यादा गैप के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी उनके बीच। समझ में आ गया? जितना वीक फील्ड लिगेंड होगा उतनी एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसको हमने पहले भी लिखा है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हमारे पास मेनली कौन से वाले हैं, जो कार्बन और नाइट्रोजन वाले, और जो वीक फील्ड लिगेंड्स है वो मेनली नेगेटिव आयंस वाले और हेलोजन्स वाले हैं, जो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड्स में आ रहे हैं। बाकी ये लिस्ट है तुम्हारे पास ऑलरेडी, इसको पूरा लिख लेंगे। डन है। फिर हमारे पास अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अंदर यहाँ एक फॉर्मूला है, इसे लिखो बच्चा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी व्हिच इज आल्सो नोन एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ है क्या, CFSE इज इक्वल टू -0.4 टाइम्स x प्लस 0.6 y टाइम्स डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, बड़ी बात ये है, ठीक है, CFSE क्या है, CFSE किसके इक्वल है बेटा, -0.4x प्लस 0.6 y टाइम्स डेल्टा नॉट। हनुमान जी का डेल्टा नॉट क्या है, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नाम जपा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो रहेगी ये फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, मैं आगे बता ही दूंगा, रिलेट करूंगा। x क्या रहेगा बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल, y क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल।
क्लियर है? ये एक्स और वाई पता चला। एक्स क्या है हमारे पास, जो T2G ऑर्बिटल में है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक फॉर्मूला लिख लिया सबने? ठीक है, चलो अब इसी के बेसिस पे जब मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ प्रवेश? लिखा नहीं सर, लिखना नहीं, काम करो साधना की डील किसको बोल रहे हैं, जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा हमारे पास? देखो मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या रहेगा बच्चा, FeCN6 3 नेगेटिव और FeH2O6 3 पॉजिटिव। अभी अभी हमने VBT करके हटे, हम इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज पता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड। सुरेंद्र सिंह लिख के डिफरेंस का पता है? अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आयरन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किस तरीके से होगी? अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे d ऑर्बिटल्स हैं उनको बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ सेपरेट करेगा कि नहीं? अगर उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए आयरन के अंदर? 6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 6 होना चाहिए। लेकिन कैसे होना चाहिए? 1 2 3 4 5 और फिर एक छठा, ऐसे होना चाहिए। अब क्या होगा, 3 जो है वो कम एनर्जी लेवल पे हैं और जो 2 हैं वो ज्यादा एनर्जी लेवल पे हैं। तो हुन्स रूल ने ये भी तो कहा था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल को सिंगली फिल्ड करके पेयरिंग करी जाती है, उसके बाद हायर लेवल पे जाया जाता है। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन तो फिर इसी में समा जाएंगे, होगा कि नहीं? इसी टाइप से होना चाहिए ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe3 पॉजिटिव की 3d5 आ रही है। वैसे तो क्यों आ रही है 3d5? क्योंकि Fe3 पॉजिटिव हो गया तो 2s के इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s वाला, और एक निकल गया d का, तो पांचों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए कि नहीं? समझ में आई है कि पेयरिंग क्यों हो रही है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? नंदिनी ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा इसके अंदर? देखो, जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं सेंट्रल मेटल के आसपास, हमारे पास यहाँ पे क्या है, FeCN6 FeCN6 और इसके ऊपर चार्ज क्या 3 नेगेटिव। ये क्वेश्चन है अपना। मैंने यहाँ से जिस टाइम पे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कितने निकले? +3। दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। नॉर्मल अगर हम इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो क्या आता था? 4s2 3d6 ऐसा आएगा। लेकिन Fe3 पॉजिटिव करना है तो 4s0 3d 5 आया कि नहीं? अब कहानी है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किस तरीके से होंगे। सिंस ये Cn जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये जो d ऑर्बिटल है इसको 3 और 2 के फॉर्म में स्प्लिट करा देगा, यही होगा। और ये जो एनर्जी लेवल है इनके बीच का डेल्टा नॉट वो बहुत ज्यादा रहेगा, हाई डेल्टा नॉट है तो स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जो लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होंगे, अगर कुछ बच जाएगा तो ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 और पांचों यहीं खत्म हो गए, है ना। छठा होता तो भी यहाँ जाता, तो सातवां होता तो ऊपर जाता। तो हमारे पास अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है इसकी क्या ही है, 3d, यहीं पे 5 आ गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 3d T2G5 EG। मैंने बहुत बड़ी कहा भैया आप कितना जाओगे, समझ में आई ये बात। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम साथ में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हमें अब एक चीज दिख रही है, वैसे देखें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो करेक्टर कैसा आ गया, पैरामैग्नेटिक करेक्टर आ गया। साथ में स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सब? एक बात साथ में इसी तरीके से अगर मेरे पास FeH2O6 की मैं बात करूं, FeH2O वाला, अगर मैं H2O वाले की बात कर रहा हूं तो वाटर क्या होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड कंपैटिबल। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वाटर वाले केस में FeH2O और इस पे टोटल चार्ज कितना है हमारे पास 3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर तो अभी +3 आया, सब कुछ सेम आ रहा है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। लेकिन फर्क क्या है, सिंस वहां पे वाटर है जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, यहां पर 2 यहां पर
3 ऑर्बिटल। नहीं बेचने कौन सा? उनको आप पटके बोल फीड सारी। नहीं बेटा इतना स्ट्रांग नहीं है। सी जो हमारा सी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वाटर हाँ उस लिस्ट के हिसाब से देखोगे तो भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। हाँ मतलब है क्या रहेगा एज कंपेयर टू हमारे नेगेटिव लिगेंड जो फ्लोरीन क्लोरीन उनसे स्ट्रांग है वाटर, लेकिन सीएन के कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसने उतनी स्प्लिटिंग नहीं कराई जितनी इसमें ज्यादा हो। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो गए, सब में सिंगल फिल्ड हुए हैं जिस तरीके से रेगुलर फिल होने चाहिए थे पांचों के। अगर अब पेयरिंग होती, लेट अस अज्यूम छठा भी कुछ आता, तो यहां से पेयरिंग शुरू करते, फिर 7 फिर 8 फिर 9 और 10 ऐसे करके जाओ। समझ में आ गई है? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 3D, डी में क्या आएगा हमारे पास? T2G3 Eg2। समझ में आया बच्चा ये? ठीक है, अब यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बनाइए? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, और साथ में ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी काफी कम है तो क्या रहेगा? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात है? किसके हिसाब से? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो सीएन और वाटर में से अगर वाटर दिया जाएगा तो वाटर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा। खाली H2 के अंदर भी अगर तुम इस लिस्ट के अंदर देखोगे तो वाटर कहाँ है? यहाँ जाके है, तो वीक है ये, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा। स्ट्रॉन्ग तो ये वाले हैं ना, कैसे गिन रहे हो? मैंने बोला ग्रीन से स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर मैं ये कहता हूं कि 7 के बाद बेसिक स्टार्ट हो जाता है तो तुम 7.1 को ये थोड़ी कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। एसिड नहीं है, वो बेसिक कैरेक्टर पोजेस कर रहा है, उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बेस है, बेस कह रहा हूँ सॉरी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उनके कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ है इसके अंदर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि हम सीएन के साथ कंपेयर कर सके। वीक है बेटा, बता तो रहा हूँ वीक है, उसमें स्प्लिटिंग कम रहेगी, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बैक बॉन्डिंग करा पाएगा। स्ट्रॉन्ग ये जो लास्ट वाले हमारे पास है ना, मेनली NH3 तक लगा सकते हो तुम, यहां तक मेनली वो है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड पोजेस करते हैं, जो स्प्लिटिंग में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट करेंगे। ये वाले जो हमारे पास है, वाटर हो गया, NCS हो गया, इवन EDTA भी हो गया, ये उतनी स्ट्रेंथ नहीं पोजेस करेंगे कि स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब मेजर डिफरेंस क्रिएट करेंगे उसके अंदर। क्लियर है ये? इसके बाद ये हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, ये पूरा पता चल गया अपने को। अब देखो इसी में एक बार यही चीज जो अभी मैंने बताई थी, सेम वही यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे। क्या है हमारे पास? द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द लिगेंड एंड द आइसोट्रोपिक फील्ड। अब CFSE, ELF और ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -0.4, 0.6, और यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड करी है, पेयरिंग एनर्जी। वैसे इसके अंदर अभी मत जाओ, आइसोट्रोपिक फॉर्म वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, इवन कॉम्पिटिटिव में भी नहीं आ रहा। पेयरिंग एनर्जी वाला कंसेप्ट है, वो मैं अभी बताने वाला हूं तुम्हें क्या होता है। इसके फॉर्मूला को आइसोट्रोपिक फॉर्म की जगह देखो, यही जो CFT है उसी को मैंने बार बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि किसी भी हेल्प बुक में, किसी भी कॉम्पिटिटिव वाले बुक में अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। जब ग्रेजुएशन में तुम जाके पढ़ते हो तो और ज्यादा डेप्थ में मिल जाएंगी चीजें। बस इसमें क्या बताया हुआ मैंने, देखो 5 में से जब ब्रेक करेंगे तो EG का नाम क्या होता है बेटा? एक्सियल ऑर्बिटल, जो हाई एनर्जी पे जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, और जो T2G होते हैं वो क्या है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, जो लो एनर्जी पे जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगी कब? इफ द डोनर एटम इज कार्बन एंड नाइट्रोजन। उसके अलावा हम वीक फील्ड ही कंसीडर करेंगे। इसी को काफी बुक में डेल्टा की जगह DQ की टर्म्स में लिखा होता है, और जैसे मैंने अभी बताया था ना 2/5 और 3/5 में ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 10 DQ की एनर्जी है। DQ कुछ नहीं, एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी टर्म लिया हमने, और 10 के हिसाब से +4 ऊपर चली गई और -6 नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? जैसे पहले मैंने 3/5 और 2/5 लिया था, उसी तरीके से 4 और -6 लिया है। लेट 10 DQ इज द हाइपोथेटिकल एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल्स, जो पहले थी। समझ में आई ये बात? तो ये इस तरीके से सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि अलग अलग बुक में अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। हर कोई घुमा फिरा के बात एक ही कर रहा है, तो किसी एक फॉर्मेट से कर लोगे बहुत है। स्पेसिफिकली NCERT पकड़ोगे तो उन्होंने डेल्टा के फॉर्म में किया होगा, DQ नहीं पकड़ा हुआ। क्लियर है बच्चा? ये T2G नॉन एक्सियल टेट्राहेड्रल में ऊपर आ गए, और एक्सियल वाले हमारे पास नीचे चले गए। अब यहाँ एक फॉर्मूला है, इसको लिखो, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा T
that is tetrahedral complex splitting energy, and delta naught, that is octahedral complex splitting energy. बहुत सीधा सा है, delta T is equal to 4/9 of delta naught. Delta T is equal to 4/9 of delta naught. ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट, सीधा याद रखो। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। इस केस में हमारे पास डेल्टा नॉट निकालने का तरीका हमें आता है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा नॉट का। जब तुम में से किसी बच्चे ने पूछा था क्या ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है, इस रिलेशन से टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डेल्टा टी निकल आएगा। क्लियर बात है ये? चलो डन। देखो बोर्ड लेवल पे CFT हमारी इतने में खत्म हो जाती है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, इवन NCERT के अंदर भी एक लाइन में लिखा हुआ है वहां पेयरिंग एनर्जी, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होती है, मैं उसको अभी समझा रहा हूँ। लिख लिया बच्चे सबने फॉर्मूला? देखो यही जो CFT है उसी को यहाँ फिर से मैंने, ये बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के नोट से निकाला हुआ है, तो वही सब है, कुछ अलग नहीं है इसमें, सब सेम समझाया हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जिसको पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस चीज पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर MP साथ में ऐड हो गया। हमने अभी CFSC का फॉर्मूला देखा था, -0.4P + 0.6Q टाइम डेल्टा नॉट प्लस MP, एक नई टर्म तुम्हें दिख रही होगी, है कि नहीं? अगर तुम नॉर्मल देखो तो ऊपर का फॉर्मूला ये था हमने जो अभी लिखा, -4P + 6Q टाइम्स DQ। DQ लिख लो या डेल्टा नॉट लिख लो, सेम बात थी। तो ये MP हमारे पास क्या हो जाती है? MP हमारे पास P बेसिकली क्या है? मींस पेयरिंग एनर्जी, व्हिच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द सेम ऑर्बिटल, और M है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर देन फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम उतने नए पेयर गिनेंगे जो स्प्लिटिंग होने के बाद बने हैं। मतलब समझो, अगर मैं इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे Fe3 पॉजिटिव के लिए, इसके कितने पेयर बन रहे थे? 1 2 3 4 5, क्या कोई पेयर है? नहीं है। लेकिन जब ये स्प्लिटिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आया, तो यहाँ पर हमें 2 नए पेयर मिले कि नहीं? तो यहाँ पर जो M की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। मान लो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ ऐसे ही रैंडम, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा एटम होता जिसके पास ऑलरेडी 2 पेयर्स होते, ऑलरेडी 2 पेयर होते। अब स्प्लिटिंग के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हेलो, पहले कितने पेयर थे? 2। अब कितने पेयर हैं? 3। तो जो M की वैल्यू आएगी 1 आएगी। हम उन पेयर्स को नहीं गिनेंगे जो पहले से थे, हम उनको गिन रहे हैं जो स्प्लिटिंग होने के बाद नए पेयर्स जनरेट हो। इस M की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम पेयरिंग एनर्जी को इसमें इंट्रोड्यूस करते हो। समझ में आया ये कंसेप्ट? ठीक है, बस यही फॉर्मूला, इसके अलावा और कुछ इसके अंदर लगेगा नहीं। क्लियर बात है बच्चा? हर जगह पे जो ये MP लगा हुआ है ये वही चीज। बाकी इसको इन डेप्थ कोई पढ़ना चाहता है यहाँ से पढ़ लेना, डाउट्स होंगे कर लेंगे हम, और हमारा पूरा CFT विद प्रैक्टिस क्वेश्चन से इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे। ये हमारा पूरा CFT खत्म हो जाता है यहाँ के साथ। क्लियर है बच्चा? हाँ जी, देखो जरा, बस लास्ट पार्ट पे है। देखो जरा बच्चे, लिखा तो है नीचे, देखो अब अपने पास है बच्चा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टॉपिक में क्या रहेगा? देखो, व्हेन light of certain frequency falls on the complex, it absorbs light from visible range for transition of electron from lower to higher level. Color of the compound is complementary to the color of the absorbed light. This is known as DD transition. हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं कुछ वाइट होते हैं, कुछ अलग कलर के होंगे। तो वो जो कंपाउंड, जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं, वो पहली बात तो देखो हमें ये क्लियर है कि डी ऑर्बिटल वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसके अंदर भी डी ऑर्बिटल है, जिसके पास खाली जगह है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की,
डी ट्रांजिशन जिसके अंदर फिजिबल हो सकता है वही कंपाउंड कलर्ड होंगे, बाकी सारे में वाइट रहने वाला है। ठीक है, और कलर आ क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आने वाली लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, ट्रांजिशन होती है डी के अंदर, जिसकी वजह से उस एब्जॉर्ब लाइट को जब वापस एमिट करता है तो वो हमें कलर की फॉर्म में दिख रहा होता है। The complex TiH2O6 3 positive appears violet in color due to transition of electron from T2G level to EG level। यही हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जंप करके आगे चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करके। बस मेन है क्या, सिंगल वर्ड आंसर क्या है, कलर का रीजन क्या है, डी ट्रांजिशन। सॉर्टेड। इफेक्ट ऑफ लिगेंड्स ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। लिगेंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जिबिटिंग द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्यों? जाहिर सी बात है, कलर्स देखो लिगेंड्स की वजह से ही तो वो जो हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही थी T2G और EG की, मेन जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही सारी एक्सटर्नल फील्ड ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उस पर डिपेंड कर रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट डिसाइड होने वाली है। अब आता है कलर ऑफ जेमस्टोन्स। देखो रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 containing 0.5 to 1% of Cr3 positive ion, that is D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम आयंस प्रेजेंट है, कुछ बहुत कम लेकिन है वहां पे, which are randomly distributed in the position normally occupied by aluminum। ठीक है, एक तरह से क्या हो गई, डोपिंग हो गई, इंप्योरिटी ऐड हो गई है उसके अंदर, लेकिन वही इंप्योरिटी डी ब्लॉक ऑर्बिटल की हुई है, क्रोमियम आ गया यहाँ पे। These chromium 3 ion species are octahedral complexes incorporated to alumina lattice। DD transition at these center give rise to the color। क्लियर बात है ये? डेल्टा E is equal to hc by lambda। पता है अपने को एनर्जी का ये फॉर्मूला, डेल्टा is inversely proportional to wavelength और we can count lambda is inversely proportional to delta E। और डेल्टा E है क्या यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है ये? डेल्टा ई हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, लैम्डा है एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, लाइट ऑफ एब्जॉर्ब्ड। डन, ये हमारे पास रिलेशन आ गया और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चा? हर किसी को ये चैप्टर करके रखना है, अगर किसी का कोई डाउट निकलेगा तो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक ये मेटल कार्बोनाइल का एक टॉपिक होता है, ये सिलेबस में है नहीं है, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा सा डिस्कशन है, पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके ऊपर बात एक बारी बाद में देख भी लेंगे कि है कि नहीं, लेकिन मेटल कार्बोनाइल लास्ट पार्ट होता है हमारा, अगर सिलेबस में है तब भी ठीक है, नहीं है तो भी एक बार रीड कर लेते हैं इसे। देखो मेटल कार्बोनाइल ऑलरेडी हमें पता है होता क्या, कार्बोनाइल पता है CO ग्रुप है, मेटल कार्बोनाइल मतलब मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वहां पे। तो हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद द कार्बोनाइल that is carbon monoxide are known as metal carbonyl। These carbonyl have simple well defined structure। tetracarbonyl nickel is tetrahedral, pentacarbonyl iron is trigonal bipyramidal, while hexacarbonyl chromium is octahedral। ये हमें शेप ऑलरेडी निकालने आते भी हैं। अब ये क्या है, तो इन सब के अंदर देखो मेन कहानी क्या है, हम जिस टाइम पे कार्बोनाइल की बात कर रहे हैं, डी कार्बोनाइल डाई मैग्नीशियम, ये जो हमारे पास है is made up of two square pyramidal MnCO 5 units joined by magnesium bond। octacarbonyl cobalt has CO-CO bond bridged by 2 CO group। ये क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ही आपस में ब्रिजिंग होके मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये एक कुछ नए तरीके की फॉर्मेशन होती है हमारे पास कि ये जो दिख रहा है मेटल के बीच में जो एक बॉन्ड बन रहा है हमारे पास। डन, इसमें हमारे पास ये टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल हमने देख लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनाइल। होमोलेप्टिक समझ में आ रहा है, एक ही तरह के कॉम्प्लेक्सेस थे, मेटल के बीच में जब बॉन्ड बन गया तो हम क्या कह रहे हैं, होमोलेप्टिक कार्बन कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे पास। डन है बच्चे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन रहे थे। बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कार्बोनाइल्स, the metal carbon bond in a metal carbonyl possesses both sigma and pi character। metal and carbon का bond क्या रहेगा, sigma। it is formed by the donation of lone pair of electron of carbonyl carbon into a vacant orbital of metal। and metal carbon के बीच में pi bond कैसे बनेगा, formed by the donation of pair of electron from a
फिल्ड हमारे पास, एक सेकंड बचे, ये कहां पे से शुरू हो रखा है, यहां से, फ्रॉम अ फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, द Ml bonding creates a synergy effect which strengthen the bond between carbon monoxide and the metal. ये क्या बोला गया है यहाँ पे, यहाँ देखो हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सीधा सीधा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था, बाकी जो हमारे पास मेटल के अंदर फुली फिल्ड वाला पार्ट था, बेसिकली हमने +1 के अंदर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग MOT के अंदर पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो हमारे पास होता क्या है, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन जो वहां पे था ऑलरेडी, वो जाके कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर होता है, शेयरिंग होती है बेसिकली। सेम यहां से हो रहा है, तो इसकी वजह से वहां क्या आएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। एक तो बन रहा है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कार्बन से मेटल के साथ, और एक बॉन्ड बन रहा है हमारे पास जो पाई बॉन्ड बनेगा मेटल से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से। इसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चा? अब स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास क्या, देखो ये अब हमारे पास पूरे चैप्टर का लेखा जोखा है। चार्जेस ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिर नेचर ऑफ मेटल आयन, group 3, group 6 and inner transition elements form a stable complexes when the donor atom or the ligands nitrogen, oxygen and fluorine. The element after group 6 of the transition metal form stable complexes with the donor atom of the ligands are heavier member of nitrogen, oxygen and fluorine family. सीधा सीधा ये basic nature of ligand, greater the basic strength, greater is the stability of complex. Presence of chelate ring, प्रेजेंस ऑफ चेलेट, बेसिकली चेलेट सबको पता है डेंसिटी जिसकी 2 है और वो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा था। इट्स प्रेजेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉल्ड चेलेट इफेक्ट। इट्स मैक्सिमम फॉर 5-6 मेंबर्ड रिंग। फिर है इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेड साइक्लिक लिगेंड, इफ द लिगेंड्स आर पाई मल्टीडेंटेड एंड साइक्लिक विदाउट एनी स्टेरिक इफेक्ट, the stability of the complex get increased। ये तो सीधी कहानी है, सेंटर मेटल के साथ जितने ज्यादा बॉन्ड बनाते जाएगा, जितने ज्यादा रिंग फॉर्मेशन होती जाएगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सरफेस एरिया कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। स्टेरिक इफेक्ट कम है, स्टेरिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स जितनी कम है उसके अंदर, बॉन्ड ज्यादा, रिपल्सिव फोर्स कम, स्टेबिलिटी है। समझ में आई ये बात? डन है बच्चा? इसी के साथ हमारा अब ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। डन है? टाइम कितना हुआ?